इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव्स को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। इस चैप्टर को देखने से पहले आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों का वीडियो देखना है, क्योंकि एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो अगर आपको नाउन और प्रोनाउन ही नहीं पता होगा क्या होता है तो एडजेक्टिव समझना मुश्किल होगा। इसीलिए पहले नाउन और प्रोनाउन का वीडियो देखें, फिर एडजेक्टिव्स का वीडियो देखें। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। कई बार किसी पर्सन, प्लेस या थिंग जिसको नाउन बोलते हैं उसका ही जिक्र काफी नहीं होता, यह भी बताना पड़ता है कि वो पर्सन, प्लेस या थिंग कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मुझे लाल रंग के संतरे पसंद हैं तो सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मुझे संतरे पसंद है, मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि संतरा लाल रंग का पसंद है मुझे। इसी तरह से अगर मुझे हरे रंग की साड़ी पसंद है या काले रंग के जूते पसंद है तो इनमें मुझे सिर्फ जूता कहना काफी नहीं है, जूता है वस्तु, थिंग, मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि जूते का रंग क्या है। इसी तरह जो शब्द किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की या किसी प्लेस की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कहलाए जाने वाले शब्द हैं एडजेक्टिव्स या विशेषण। अब सवाल यह है कि एडजेक्टिव लगता कहां पे है। कोई अगर मैं सेंटेंस लिखूंगा तो उसमें एडजेक्टिव कहां पे लिखूंगा। जनरली एडजेक्टिव को पहले लिखा जाता है। जनरली, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन 99% केस में एडजेक्टिव पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए, मुझे विंटर का मौसम पसंद है। अब मौसम क्या हो गया, कोई चीज हो गई, यानी कोई थिंग। और मौसम की विशेषता कैसी है, मुझे कैसा पसंद है, यानी विंटर, तो विंटर हो गया एडजेक्टिव यानी विशेषण। इसी तरह से मुझे नई पतंग पसंद है या मैंने नई पतंग देखी, तो पतंग क्या हो गई, कोई वस्तु यानी कि थिंग। और इसकी विशेषता क्या है, पतंग कैसी है, नई, तो नई हो गया एडजेक्टिव। इसी तरह से एडजेक्टिव दिखाता है कोई चीज किस तरह की है या कौन सी है या कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 पेड़ उगाए, वी प्लांटेड 2 ट्रीज। ट्रीज क्या है, कोई वस्तु है, उसकी विशेषता क्या है, मैंने कितने पेड़ उगाए। कौन सा ऐसा शब्द है जो इसकी विशेषता बता रहा है, शब्द है 2, 2, यानी ये है 2 एडजेक्टिव। इसी तरह से हाउ मच, कोई चीज कितनी है, वो भी एडजेक्टिव का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, यह ड्रेस $30 की है, तो यहां पे डॉलर हो गया कोई वस्तु, और 30 क्या है, इसकी विशेषता, तो 30 हो गया एडजेक्टिव। अब आपके लिए अभ्यास, आपको यह बताना है इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कौन सा है। पहला सेंटेंस, शी डाइव्स इनटू द चिली पूल। आप ये वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और पहले खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। पहला सेंटेंस है, शी डाइव्स इनटू द चिली पूल। वो एक बहुत ही ठंडे पूल में डाइव करती है, गोता लगाती है, कूदती है। अब इसमें देखिए, शी डाइव्स इनटू द चिली पूल। पूल क्या है, कोई प्लेस है, कोई जगह है, तालाब। और तालाब कैसा है, तालाब है चिली यानी ठंडा, तो तालाब की विशेषता है चिली, तो चिली हो गया एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस, एंजेला टेक्स एन ओल्ड टॉवल टू स्विम मीट्स फॉर गुड लक। एंजेला एक पुराना टॉवल लेके जाती है जब वो स्विमिंग करने जाती है, इससे वो ये मानती है कि उसको गुड लक आएगा। ठीक है, तो इसमें टावल कोई वस्तु है, यानी टावल हो गया नाउन, कोई वस्तु। और टावल की विशेषता क्या है, वो पुराना है, तो पुराना शब्द हो गया ओल्ड एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है वो होता है एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, वो गुड लक, लक क्या हो गया, भाग्य, कोई चीज है भाग्य, यानी वस्तु, यानी थिंग, यानी नाउन। और भाग्य कैसा, गुड, तो गुड हो गया एडजेक्टिव। आखिरी वाला है, एंजेला विंस अ ब्लू रिबन फॉर फर्स्ट प्लेस। एंजेला ने एक ब्लू रिबन जीता जब उसका पहला स्थान आया तब, तो रिबन हो गया कोई वस्तु और ब्लू हो गई उसकी विशेषता, तो ब्लू हो गया एडजेक्टिव। इसी तरह प्लेस, फर्स्ट प्लेस आई तो प्लेस हो गई कोई वस्तु और फर्स्ट हो गया उसका विशेषण। ये है आंसर्स। ज्यादातर एडजेक्टिव जो हैं वो पहले लगते हैं, जैसा मैंने बताया, नाउन या प्रोनाउन जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके पहले लगेंगे, लेकिन बाद में भी कई बार लगाए जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इस सेंटेंस को, द ईगर एंड एक्साइटेड प्लेयर्स टुक द फील्ड। यानी कि जो प्लेयर थे वो ईगर थे यानी आतुर थे और उत्तेजित थे यानी एक्साइटेड थे।
सो ईगर और एक्साइटेड प्लेयर्स, यहां पे प्लेयर्स क्या है, कोई पर्सन है, तो पर्सन है यानी कि पर्सन, प्लेस और थिंग नाउन होते हैं, यानी प्लेयर्स हो गए नाउन, और नाउन की विशेषता क्या है कि वो ईगर और एक्साइटेड थे, तो ईगर और एक्साइटेड हो गया एडजेक्टिव। आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं द प्लेयर्स कॉमा ईगर एंड एक्साइटेड कॉमा टुक द फील्ड, यानी ये ईगर और एक्साइटेड भी यहां प्लेयर्स को ही डिस्क्राइब कर रहा है, प्लेयर्स की ही विशेषता बता रहा है, इस सेंटेंस में ये गलत नहीं है। लेकिन जनरली हम जब एडजेक्टिव्स को बाद में लगाते हैं तो कॉमा लगा के हम सेपरेट कर देते हैं। अब इनमें सेंटेंस में पहचानिए कि एडजेक्टिव कौन सा है और इसमें कहां कहां लगाए। अब पहले वाला सेंटेंस है आई लाइक ब्लू स्कर्ट, मुझे ब्लू स्कर्ट पसंद है, तो स्कर्ट क्या है, कोई चीज हो गई, वस्तु, थिंग यानी नाउन, और ब्लू हो गई उसकी विशेषता, तो ब्लू हो गया एडजेक्टिव, यानी यहां पे एडजेक्टिव नाउन के पहले लगाए, जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है जिस चीज को उसके पहले लगाए। लेकिन ये वाला सेंटेंस देखिए, शी इज फैट, वो मोटी है, तो इसमें फैट शब्द किसके लिए आया है, शी के लिए आया है, तो शी इज फैट, और शी क्या है, प्रोनाउन, तो ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव, तो शी की विशेषता बता रहा है फैट, यानी फैट है एडजेक्टिव। देखने वाली बात यह है कि यहां पे एडजेक्टिव शी के बाद में लगाए, पहले नहीं लगा, यानी ज्यादातर टाइम तो यस पहले लगता है, लेकिन बाद में भी लगाया जा सकता है। अगर हम एडजेक्टिव को बाद में लगाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव, जो हम बाद में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, अब यहां पे स्टूडेंट्स पर्सन हो गए यानी नाउन हो गए, और नाउन की विशेषता क्या है, स्टूडेंट्स कैसे थे, स्टूडेंट्स हैप्पी थे, यानी द स्टूडेंट्स वर हैप्पी में हैप्पी हो गया एडजेक्टिव, और ये स्टूडेंट्स के बाद में लगा है। ऐसा नहीं है अंग्रेजी भाषा में कि कोई शब्द एडजेक्टिव होता है या कोई शब्द नाउन होता है या कोई शब्द विशेषण या कारक या कंजंक्शन, सब कुछ सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक सेंटेंस में सेम शब्द नाउन का भी काम कर सकता है और सेम शब्द एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, मैं हॉलीवुड में रहता हूं, आई लिव इन हॉलीवुड, यहां पे हॉलीवुड क्या है, शब्द, मैं हॉलीवुड में रहता हूं यानी हॉलीवुड किसी जगह का नाम है, यानी आई लिव इन हॉलीवुड, यानी ये प्लेस है तो मतलब इसमें ये नाउन का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं हॉलीवुड की पिक्चरें देखता हूं, यानी आई एंजॉय हॉलीवुड मूवीज, अब यहां पे हॉलीवुड कोई जगह नहीं है, हॉलीवुड एक तरह की मूवीज है, और मूवीज क्या है, मूवीज कोई थिंग है, कोई वस्तु है, यानी मूवीज हो गया नाउन, और हॉलीवुड बता रहा है मूवीज की विशेषता, यानी हॉलीवुड हो गया एडजेक्टिव। यानी कि सेम शब्द एक सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब सबसे पहले एक एक करके हम सारे एडजेक्टिव को डिटेल में देखेंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कंसेप्ट्स के साथ हम कोशिश करेंगे कि विशेषण या एडजेक्टिव्स को समझें। सबसे पहले देखते हैं नंबर्स। नंबर्स भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, हम देख चुके हैं, क्योंकि नंबर भी किसी ना चीज की तरह विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि मैंने एक संतरा खाया, तो संतरे की विशेषता क्या है कि वो एक था, तो एक हो गया एडजेक्टिव। राज ने 112 मील गाड़ी चलाई, तो 112 मील की विशेषता बता रहा है, यानी 112 हो गया एडजेक्टिव। उसे 2 घंटे लगे जाने में, तो घंटे क्या हो गए, कोई थिंग हो गया, और 2 हो गया उसका एडजेक्टिव। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास जब नंबर्स में बोलता हूं तो नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर वो होता है जैसे 1 2 3, यानी 1 2 3 4, जो नॉर्मल गिनती होती है उसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। लेकिन अगर मैं 1 बोलूं तो कार्डिनल, और अगर मैं बोलूं फर्स्ट, 1 से बनता है फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल नंबर। 2 से बनता है सेकंड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब है ऑर्डिनल नंबर। और 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल जो काउंटिंग होती है वो है कार्डिनल नंबर। और इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं इस पे नजर डालते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए और बताइए कि क्या इसमें कोई गलती है। पहला सेंटेंस है, अपना किताब का पन्ना 9वें पेज पर खोलो, सो ओपन योर बुक ऑन पेज 9th। और दूसरा है, वो 6ठी कक्षा में पढ़ती है, शी स्टडीज इन 6th क्लास। अब देखिए यहां पे ये जो 9th है ये ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर नाउन के पहले लगता है, और ऑर्डिनल नंबर नाउन के पहले लगता है, यानी ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बोलिए ओपन योर बुक ऑन 9th पेज, 9th को पेज के पहले लगाइए, या फिर बोलिए ओपन योर बुक ऑन पेज 9। ये 2 तरीके हैं। यानी रूल ये है, ऑर्डिनल नंबर जब लगेगा
तो हमेशा नाउन के पहले लगेगा, और कार्डिनल नंबर जब लगेगा तो हमेशा नाउन के बाद में लगेगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी स्टडीज इन 6th क्लास। अब 6 क्या है यहाँ पे? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर नाउन के बाद में लगता है, तो इस सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो बोलिए शी स्टडीज इन क्लास 6 या बोलिए शी स्टडीज इन 6th क्लास। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, विशेषण के, एडजेक्टिव के। किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, जिन्हें बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम यूज करते हैं किसी भी एडजेक्टिव की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री नाम से ही पता चल रहा है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होती है। जब हम दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में भी हम कंपेयर करते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री, बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट हो गया थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस, कोई भी एडजेक्टिव आप 3 भागों में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा, यानी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट, वाइज, वाइजेस्ट। इस तरह से आप किसी की भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन की। ये है 3 डिग्री। जैसे आपको बोलना है प्रेटी, प्रेटी मतलब खूबसूरत, तो उससे खूबसूरत प्रेटियर और सबसे खूबसूरत प्रेटिएस्ट। न्यू नया, उससे नया न्यूअर, सबसे नया न्यूएस्ट। तो ये है बीच वाली कंपैरेटिव यानी सेकंड डिग्री, और ये है थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री, और ये है फर्स्ट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री। अब रूल्स पे आते हैं। देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं स्मार्ट, तो स्मार्ट की दूसरी डिग्री कौन सी हो जाएगी? स्मार्टर, और तीसरी हो जाएगी स्मार्टेस्ट। यानी कि पॉजिटिव डिग्री में कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ शब्द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लग जाता है और सेकंड डिग्री में ईआर लग जाता है। जनरली ये रूल फॉलो होता है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने में ईआर का इस्तेमाल करूंगा, जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट, और सुपरलेटिव बनाने में ईएस्ट का इस्तेमाल करूंगा। पॉजिटिव डिग्री जैसे दैट कंप्यूटर इज फास्ट, वो कंप्यूटर फास्ट है। लेकिन कंपैरिजन करूंगा तो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ करूंगा, आप बोलेंगे दैट कंप्यूटर इज फास्टर देन दिस कंप्यूटर, यानी वो वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से फास्ट है। यानी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं 2 चीजों के बीच में, यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगा। और सुपरलेटिव मतलब जितने भी कंप्यूटर है उनमें ये वाला सबसे तेज है, यानी 2 से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगा। अब आपको बताना है इन सेंटेंसेस के अंदर सही क्या आएगा। वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। हर एक में मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। रानी के बाल कैरी के बाल से लंबे हैं, सो रानीज हेयर इज लॉन्गर या लॉन्गेस्ट। अब कंपैरिजन 2 में है तो लॉन्गर। दिस रूम इज द डैश इन द हाउस, यह घर में कमरा सबसे बड़ा है। कमरे अब घर में बहुत सारे हैं, यानी बिगेस्ट। कंपैरिजन 2 से ज्यादा के बीच में हो रहा है। इसी तरह से यह जॉब बहुत हार्ड है, मेरा जो जॉब है बहुत हार्ड है। इसमें मैं अपने जॉब का मुकाबला किसी के साथ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जॉब की विशेषता बता रहा हूं। यानी कोई 2 जॉब्स के बीच में कंपैरिजन नहीं है, यानी हार्ड होगा, सिर्फ हार्डर नहीं होगा। माई अंकल इज ओल्डर या ओल्डेस्ट देन माई मदर, मेरे अंकल मेरी मदर से उम्र में बड़े हैं, तो 2 लोगों के बीच कंपैरिजन है तो आप यूज करेंगे ओल्डर। शी टोल्ड द फनी या फनीएस्ट स्टोरी, उसने सबसे फनी स्टोरी सुनाई, यानी 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन है, यानी फनीएस्ट स्टोरी। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कई बार ऐसा संभव है कि आप ईआर और ईएसटी लगा के सेकंड और थर्ड डिग्री ना बना पाए। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए शब्द है ब्यूटीफुल। अब आपको बोलना है कि कोई दूसरी लड़की ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो क्या आप ब्यूटीफुलर बोल सकते हैं? नहीं, आप बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल। या कम ब्यूटीफुल है तो क्या बोलेंगे? लेस ब्यूटीफुल। यानी कि दूसरा डिग्री बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मोर या लेस का। इसी तरह से थर्ड डिग्री बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मोस्ट और लीस्ट का। अगर आपको बोलना है कोई सबसे खूबसूरत है तो आप बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह कोई सबसे कम खूबसूरत है तो आप बोलेंगे लीस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन आप ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल सकते। तो कई बार शब्द
में खुद परिवर्तन संभव नहीं है। शब्द के अंदर आप ER और EST लगा के सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं बना सकते। उस सेंस में आप यूज करेंगे मोर, लेस, मोस्ट और लीस्ट। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। अगर आप बोलना चाहते हैं खाना स्वादिष्ट है तो आप बोलेंगे फूड इज डिलीशियस। अगर आप दो खाने को कंपेयर करते हैं, ये वाला खाना दूसरे वाले से ज्यादा डिलीशियस है, तो आप बोलेंगे मोर डिलीशियस। और सबसे डिलीशियस है, सबसे स्वादिष्ट खाना है, तो आप बोलेंगे मोस्ट डिलीशियस। इसी तरह से अगर कोई चीज सहायक है तो हेल्पफुल है, कम हेल्पफुल है तो लेस हेल्पफुल, और सबसे कम है तो लीस्ट हेल्पफुल। एक्साइटिंग, लेस एक्साइटिंग, लीस्ट एक्साइटिंग, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरह से मोर और लेस यूज करेंगे हम सेकेंड डिग्री बनाने के लिए, और मोस्ट और लीस्ट यूज करेंगे थर्ड डिग्री बनाने के लिए। इसी तरह से कुछ और शब्द देखते हैं। जैसे शब्द है स्मार्ट, तो स्मार्ट का तो आपने ER और EST लगा के बना दिया, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल और एक्साइटिंग में क्या लगाएंगे? मोर, लेस और मोस्ट या लीस्ट। अब देखते हैं कुछ थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के डिग्री। ये बहुत ही अलग तरीके के हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए। कम से कम 5 मिनट लगा के इस स्लाइड को अच्छे से याद करना है आपको। ये थोड़े से मुश्किल लेवल के हैं, ये अलग है, इनमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता। ये थोड़े अलग हैं, इनमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे गुड, गुड का बनता है बेटर और बेस्ट। इसी तरह वेल, वेल का भी बनता है बेटर और बेस्ट। तो गुड हो या वेल हो, दोनों के सेकंड और थर्ड डिग्री हैं बेटर और बेस्ट। इसी तरह से बैड, बैड मतलब बुरा, बैड या इल, इल मतलब बीमार, दोनों के सेकंड और थर्ड डिग्री होते हैं वर्स और वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट। इसी तरह लिटिल मतलब छोटा, लिटिल का बनता है लेस और लीस्ट। मैनी और मच का सेकंड डिग्री बनता है मोर और मोस्ट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 70% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहते हैं, मैनी, मोर और मोस्ट। और हम देख चुके हैं मोर और मोस्ट लगा के, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मैनी और मच का दोनों का सेकंड डिग्री है मोर और मोस्ट। शब्द होता है लेट, लेट के दो बनते हैं, लेटर और लेटर, और सुपरलेटिव बनता है लेटेस्ट और लास्ट। इसी तरह फार, फार का बनता है फारदर, फारदेस्ट। ओल्ड का बनता है, दो पॉसिबिलिटी है ओल्ड में, एक बनता है ओल्डर और ओल्डेस्ट, और दूसरा है एल्डर और एल्डेस्ट। तो इसको अच्छे से याद कीजिए पहले, क्योंकि हम इन सब में डिफरेंसेस देखेंगे, क्या फर्क है। फॉर एग्जांपल लेटर वर्सेस लेटर, मैनी वर्सेस मच, इस तरह के कई सारे केसेस एग्जाम में बनते हैं, फारदर वर्सेस फर्दर एक्सेट्रा। सो शुरू करते हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। विच ऑफ दीज टू शिप्स कैन मूव फास्टर, या विच ऑफ दीज टू शिप्स कैन मूव द फास्टेस्ट। मेरे पास दो जहाज हैं और मैं पूछना चाहता हूं इनमें से ज्यादा तेज कौन सा है, ज्यादा तेज जहाज कौन सा चलता है समुद्र में। तो मैं कैसे बोलूंगा विच ऑफ दीज टू शिप्स कैन मूव फास्टर, या विच ऑफ दीज टू शिप्स कैन मूव द फास्टेस्ट। अब शिप कितने हैं? दो, तो दो में कंपैरिजन जब होता है तो मैं कौन सी डिग्री यूज करता हूं? सेकेंड डिग्री। तो यहां पे क्या यूज करोगे आप? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, यानी सेकेंड डिग्री है फास्टर। सो आंसर है ए। लेकिन अगर मेरे पास 3 जहाज हैं तो मैं क्या बोलूंगा? विच ऑफ दीज 3 शिप्स कैन मूव द फास्टेस्ट, क्योंकि अब कंपैरिजन 2 से ज्यादा के लिए हो रहा है। सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए कम से कम 3 चीजें मुझे चाहिए, कम से कम 3 हो तो मैं सुपरलेटिव लगा सकता हूं, 2 से ज्यादा के लिए मैं सुपरलेटिव लगा सकता हूं। अब आपको 2 सेंटेंस दिखाऊंगा, आप बताइए इनमें गलती क्या है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। और दूसरा, मैं अपनी क्लास में बेस्ट हूं, आई एम बेस्ट इन माई क्लास। क्या इनमें आपको कोई गलती नजर आती है? थोड़ा सा विचार कीजिए, वीडियो को यहीं रोक दीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए इनमें गलती यह है, जब भी मैं सुपरलेटिव डिग्री लगाऊंगा, ये रूल लगा लीजिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल है, ये वायलेट नहीं हो सकता। सुपरलेटिव डिग्री वाले शब्द के पहले हमेशा लगता है दा, तो इसमें दा नहीं लगाया हुआ है। अब यहां पे मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? थर्ड डिग्री है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल है थर्ड डिग्री, और थर्ड डिग्री के पहले हमेशा दा लगता है। तो इसमें होगा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, और इसमें होगा आई एम द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट क्या है यहाँ पे? गुड, बेटर, बेस्ट, यानी बेस्ट थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री के पहले हमेशा लगेगा द। तो ये रूल है, ऑलवेज यूज द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। सो इनके आंसर हो गए, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम द बेस्ट इन माई क्लास। अगला रूल देखते हैं। जब भी
मैं दो चीजों में कंपैरिजन करता हूं तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगता है द और बाद में लगता है ऑफ। इसी तरह अगर मैं दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करता हूं और एक को चूज करता हूं, ध्यान से सुनिए ये रूल, पहले मैं रिपीट कर देता हूं। अगर मैं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करता हूं और उनमें एक को चूज करना है मुझे दो में से, तो मैं डिग्री यूज करूंगा कंपैरेटिव, क्योंकि कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, लेकिन मैं कंपैरिजन से पहले दा लगाऊंगा और कंपैरिजन के बाद में ऑफ लगाऊंगा। इसी तरह अगर मैं दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं और मुझे एक को चूज करना है, तो मैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाऊंगा, बाद में ऑफ लगाऊंगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हर रूल उदाहरण से ही क्लियर होता है। मान लो दो भाई हैं और मुझे बोलना है, अब दो भाई के बीच में मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, दोनों भाई को कंपेयर कर रहा हूं और मेरे को दोनों में से एक चूज करना है, तो मैं बोलूंगा मान लो ए वाला भाई मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ए वाला भाई ज्यादा अच्छा है, तो मैं बोलना चाहता हूं ए वाला बेटर है। अब दो में कंपेयर कर रहा हूं तो मैं शब्द क्या यूज करूंगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगा, क्योंकि दो में कंपैरिजन हो रहा है। दो में कंपैरिजन हो रहा है तो मैं सेकंड डिग्री यूज करूंगा, तो गुड बेटर बेस्ट यानी मैं बेटर यूज करूंगा, तो मैं बोलूंगा ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। यानी अब इसमें बेटर के पहले मैंने लगाया है द और बाद में लगाया है ऑफ। इसी तरह जब मैं दो से ज्यादा को कंपेयर करूंगा तो मैं कौन सी डिग्री यूज करूंगा, थर्ड डिग्री, तो गुड बेटर बेस्ट यानी मैं बेस्ट यूज करूंगा। तो तीन भाई हैं, दो से ज्यादा हैं, यानी बेस्ट यूज करूंगा, बेस्ट से पहले लगेगा द और बाद में लगेगा ऑफ, तो मैं लिखूंगा ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री ब्रदर्स। यानी कि जब मुझे दो में कंपैरिजन करना होता है तो मैं सेकंड डिग्री यूज करता हूं, पहले लगता है द, बाद में लगता है ऑफ, अगर मुझे दो में से एक को चूज करना है तो। और अगर मुझे तीन में कंपैरिजन करना है दो से ज्यादा में, तो मैं थर्ड डिग्री यूज करूंगा और पहले लगेगा द, बाद में लगेगा ऑफ, अगर मुझे एक को चूज करना है तो। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। शी इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। कक्षा में जितनी भी लड़कियां हैं वो सबसे स्मार्ट है। अब कक्षा में बहुत सारी लड़कियां हैं, यानी मैं थर्ड डिग्री यूज करूंगा, तो थर्ड डिग्री क्या बन गया, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो मैं यूज करूंगा स्मार्टेस्ट। स्मार्टेस्ट से पहले लगा है द, बाद में लगा है ऑफ, क्योंकि मैंने जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करा है, एक को चूज करा है। इसी तरह से ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। क्लास में जितने भी लड़के हैं उनमें वो सबसे लंबा है, सो ही इज द टॉलेस्ट। मैं थर्ड डिग्री यूज करूंगा, पहले लगेगा द, बाद में लगेगा ऑफ और मैं यूज करूंगा टॉलेस्ट, क्योंकि मैंने जितने भी लड़के हैं क्लास में उनमें से ही उसको एक को चूज किया है। लेकिन अगर मान लो दो भाई हैं और मुझे बोलना है दोनों में एक कोई चूज करके कि वो वाला ज्यादा लंबा है, तो दो हैं तो मैं यूज करूंगा सेकंड डिग्री, यानी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी मैं यूज करूंगा टॉलर, पहले लगेगा द, बाद में लगेगा ऑफ और मैं एक को चूज करूंगा ही, सो ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। सो अब आई होप आपको ये रूल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक और रूल, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो सेकंड डिग्री के साथ या तो मैं देन का इस्तेमाल करता हूं या मैं टू का इस्तेमाल करता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम बेटर देन यू। मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, आई एम स्मार्टर देन यू, यानी मैंने सेकंड डिग्री के बाद देन लगाया है, देन लगता है सेकंड डिग्री के बाद। इसी तरह टू भी लगता है सेकंड डिग्री के बाद। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्यों, क्योंकि इनके साथ देन नहीं लगता, इनके साथ टू लगता है। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आपके लेवल के लिए ये चार आपको याद रखने हैं। एग्जाम में इन चारों के अलावा और शब्द नहीं पूछे जाते। ये चार शब्द हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इंफीरियर। इनके साथ देन नहीं लगेगा, इनके साथ टू लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूं, आप बोलेंगे आई एम सुपीरियर टू यू। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम सुपीरियर देन यू, वो गलत हो जाएगा। आई एम सुपीरियर टू यू। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर और सीनियर के साथ टू लगता है, देन नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी को बोलना है मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूं, तो आप बोलेंगे आई एम सीनियर टू यू। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम सीनियर देन यू। अब इसमें बताइए क्या आएगा। मैंने आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया है, आई एम स्मार्टर एंड टॉलर डैश यू। अब देखिए स्मार्टर के साथ क्या लगता है, देन। जो मैंने आपको चार शब्द बताए हैं सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर और सीनियर, सिर्फ उनके साथ टू लगेगा। अगर उनके साथ कोई भी और शब्द है तो देन लगेगा। यानी स्मार्टर उन चारों शब्दों में नहीं आता तो स्मार्टर के साथ देन लगेगा, और टॉलर के साथ भी क्या लगता है, देन। तो दोनों के साथ जब सेम ही लगेगा तो यहां फिल इन द ब्लैंक में भी सेम शब्द आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको किसी को बोलना है मैं तुमसे ज्यादा जूनियर हूं लेकिन तुमसे फिर भी सुपीरियर हूं, तो अब जूनियर के साथ क्या लगता है, टू, और सुपीरियर के साथ टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू।
लेकिन प्रॉब्लम आएगी इस तरह के सेंटेंस में। अब इसमें बताइए क्या आएगा, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट भी हूं और सुपीरियर भी हूं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहां पे मैं फिल इन द ब्लैंक में क्या भरूं, क्योंकि स्मार्टर के साथ तो लगता है देन और सुपीरियर के साथ लगता है टू, तो दोनों अलग अलग हो गए। यानी मैं यहां पे क्या भरूं, अब तो यहां पे आप वो भरेंगे जो उसके साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दोनों में अलग अलग है तो दोनों लगाएंगे। आप बोलेंगे आई एम स्मार्टर देन एंड सुपीरियर टू यू। अगर दोनों के साथ अलग अलग लग रहे हैं, एक के साथ देन दूसरे के साथ टू, तो आपको दोनों लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से नीचे वाला देखिए, इसमें मैंने सुपीरियर को पहले लिख दिया, स्मार्टर को बाद में लिख दिया। सुपीरियर के साथ लगता है टू और स्मार्टर के साथ लगता है देन, तो आप यहां पे दोनों लिखेंगे। इस वाले फिल इन द ब्लैंक में आप भरेंगे देन, क्योंकि ये स्मार्टर के साथ लग रहा है, और यहां पे आप लिखेंगे टू, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम सुपीरियर टू एंड स्मार्टर देन यू। अब इसमें बताइए क्या आएगा, आई एम टॉलर एंड सीनियर डैश यू। इस वाले फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे और इस सेंटेंस को ठीक कैसे करेंगे। सो टॉलर के साथ लगता है देन और सीनियर के साथ लगता है टू, तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक में तो टू आएगा, लेकिन टॉलर के बाद लगता है देन, तो यहां देन भी आएगा। यानी ये पूरा सेंटेंस होगा आई एम टॉलर देन एंड सीनियर टू यू। अगला रूल देखते हैं, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी कंपेयर करते हैं, यानी अब मैं दो नाउन या प्रोनाउन को आपस में कंपेयर नहीं कर रहा, मैं दो वस्तुओं को आपस में कंपेयर नहीं कर रहा, एक ही वस्तु की दो क्वालिटी को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। तो जब मैं एक ही वस्तु की दो क्वालिटी को आपस में कंपेयर करता हूं, उनमें मैं मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाऊंगा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाऊंगा। मैं रिपीट कर देता हूं, मान लो अगर मैं दो व्यक्तियों की तुलना करता हूं, मान लो मैं अपनी तुलना आपसे कर रहा हूं कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम स्मार्टर देन यू। बिल्कुल ठीक है, आई एम स्मार्टर देन यू। लेकिन यहां पे कंपैरिजन दो व्यक्तियों का हो रहा है या दो वस्तुओं का हो रहा है। मैं यहां पे कंपैरिजन दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का नहीं कर रहा, मैं यहां पे एक ही व्यक्ति की या एक ही वस्तु की दो क्वालिटी कंपेयर कर रहा हूं। उस केस में मैं सेकंड डिग्री नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ये रूल है, यानी मैं फर्स्ट डिग्री लगाऊंगा और फर्स्ट डिग्री के साथ मैं यूज करूंगा मोर शब्द का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा है और वो क्यूट भी है और स्मार्ट भी है, तो उसमें आप कैसे लिखोगे, ही इज क्यूटर देन स्मार्ट या ही इज मोर क्यूट देन स्मार्ट। अब यहां पे बच्चा एक ही है और बच्चे की दो क्वालिटी कंपेयर कर रहा हूं, यानी दिखने में वो काफी मासूम है यानी क्यूट है, और वो तेज भी है यानी स्मार्ट भी है, लेकिन वो क्यूट ज्यादा है, वो मासूम ज्यादा है। तो एक ही बच्चे की दो क्वालिटी कंपेयर कर रहा हूं, यानी सेकंड डिग्री नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, मोर प्लस फर्स्ट डिग्री। तो क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट, क्यूट सेकंड डिग्री हो गई क्यूटर और थर्ड डिग्री हो गई क्यूटेस्ट, तो मैं यूज करूंगा मोर प्लस फर्स्ट डिग्री। तो आंसर है फर्स्ट, ही इज मोर क्यूट देन स्मार्ट। अब इनमें बताइए क्या आएगा। मान लीजिए कोई लड़की है और वो लंबी भी है और वो खूबसूरत भी है, लेकिन लंबी ज्यादा है। आपको ये बोलना है कि वो लंबी ज्यादा है, खूबसूरत कम है। आप मतलब उसकी दो क्वालिटी आपस में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन लड़की एक ही है। तो जब लड़की एक ही है और दोनों की सेम क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, मोर प्लस फर्स्ट डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल या शी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल। इसका आंसर होगा शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं जो अक्सर रिपीट होता है। अगर हम एक ही व्यक्ति की तुलना करते हैं दो अलग अलग जगह पे या दो अलग अलग टाइम पे, यानी मैं उसी व्यक्ति को उसके आप से ही कंपेयर कर रहा हूं लेकिन दो अलग अलग टाइम पे, तो भी मैं मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करूंगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करूंगा। उदाहरण के तौर पे, आज मैं ज्यादा स्मार्ट हूं जितना मैं 10 साल पहले था। अब इसमें मैं अपनी तुलना अपने आप से कर रहा हूं, मैं अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करूंगा। मैं यूज करूंगा मोर प्लस फर्स्ट डिग्री यानी मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। मैं क्योंकि अपनी तुलना अपने आप से ही कर रहा हूं, मैं जो 10 साल पहले स्मार्ट था और जो मैं आज स्मार्ट हूं उसमें फर्क है। आज मैं ज्यादा स्मार्ट हूं जितना मैं 10 साल पहले था। सो आप क्या बोलेंगे, आई एम स्मार्टर नाउ देन आई वॉज 10 years बैक, या आई एम मोर स्मार्ट नाउ देन आई वॉज 10 years बैक। तो मैं अपनी तुलना अपने आप से ही कर रहा हूं, दो व्यक्तियों से नहीं कर रहा, यानी सेकंड डिग्री यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा फर्स्ट डिग्री, लेकिन साथ में यूज करूंगा मोर। तो आंसर है आई एम मोर स्मार्ट नाउ देन आई वॉज 10 years बैक। चलिए आपके लिए एक अभ्यास, बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। आई एम लोनलियर इन इंडिया देन आई वॉज इन यूएसए,
या आई एम मोर लोनली इन इंडिया देन आई वाज इन यूएसए। मैं इंडिया में ज्यादा लोनली, ज्यादा अकेलापन फील करता हूं अमेरिका के मुकाबले। तो क्या आंसर होगा? अब इसमें मैं दो अलग अलग जगह पे हूं, लेकिन तुलना मैं अपनी ही कर रहा हूं। मैं इंडिया में भी लोनली हूं, अमेरिका में भी लोनली हूं, लेकिन इंडिया में ज्यादा लोनली हूं। यानी अपनी तुलना अपने आप से ही कर रहा हूं, जो मैं इंडिया में हूं और जो मैं अमेरिका में था। यानी मैं यूज करूंगा आई एम मोर प्लस फर्स्ट डिग्री, यानी आई एम मोर लोनली इन इंडिया देन आई वाज इन यूएसए इज द आंसर। अब देखते हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट रूल। अगर मान लो एक कैटेगरी है, जैसे मान लो जूते हैं बहुत सारे, तो जूते एक कैटेगरी हो गई जिसमें बहुत सारे जूते होंगे। इसी तरह अगर कोई कवि है तो कवियों की एक कैटेगरी हो गई जिसमें बहुत सारे कवि होंगे। तो एक कैटेगरी में जब मैं किसी एक व्यक्ति को बाकी से कंपेयर करता हूं, तब मैं उसे बाकियों से अलग करने के लिए अदर शब्द का इस्तेमाल करता हूं, वरना रेपिटेशन हो जाएगी। देखते हैं इस रूल का मतलब क्या है। मैं बोलना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी बल्लेबाज हैं, सचिन उनमें सबसे अच्छा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सचिन इज बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, या सचिन इज बेटर देन ऑल द अदर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ये है एक कैटेगरी, इसके अंदर ये बहुत सारे बैट्समैन हैं, बहुत सारे। इसमें मुझे सचिन को अलग करके दिखाना है, तो मैं बाकियों से सचिन को अलग करूंगा, यानी अदर का इस्तेमाल करूंगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि सचिन दुनिया के जितने भी बल्लेबाज हैं उनसे सबसे अच्छा है, क्योंकि दुनिया के जितने भी बल्लेबाज हैं उनमें सचिन खुद शामिल है। तो सचिन की तुलना मैं सचिन से ही नहीं कर सकता। मुझे यह कहना पड़ेगा कि सचिन दुनिया के बाकी सब बल्लेबाजों से अच्छा है, यानी मुझे बाकी शब्द चाहिए, और बाकी शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं अदर। इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा सचिन इज बेटर देन ऑल द अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, या अदर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। चलिए ये सेंटेंस बताइए देख के, और मुझे बताइए क्या ये ठीक है या गलत है। ये आए हुए एग्जाम्स का क्वेश्चन है। अब देखिए, सेंटेंस है शेक्सपियर इज बेटर देन ऑल द राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश भाषा के जितने भी कवि हुए हैं आज तक इतिहास में, शेक्सपियर सबसे अच्छा हुआ है। तो शेक्सपियर इज बेटर देन ऑल द राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मान लो ये एक कैटेगरी है, इसमें जितने भी इंग्लिश राइटर हैं वो सारे हैं। अब मुझे शेक्सपियर को अलग करके दिखाना है, तो शेक्सपियर को मैं अलग कैसे करूंगा? मैं ये नहीं बोल सकता कि शेक्सपियर जितने भी राइटर हुए हैं उनमें सबसे अच्छा है, क्योंकि जितने भी राइटर हुए हैं उनमें शेक्सपियर अपने आप खुद शामिल है। यानी शेक्सपियर की तुलना में शेक्सपियर से ही नहीं कर सकता। मुझे कहना पड़ेगा शेक्सपियर बाकी जितने भी राइटर हैं उन सबसे अच्छा है, यानी बाकी शब्द इसमें मिसिंग है। यानी मैं बोलूंगा शेक्सपियर इज बेटर देन, यानी मैं इसके अंदर बोलूंगा शेक्सपियर इज बेटर देन ऑल द अदर राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो अदर शब्द मिसिंग था इसके अंदर, यह गलती थी। अगला रूल देखते हैं। एक तरीका कंपेयर करने का और होता है, और वो ये, हम एनी अदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले वाले सेंटेंस में मैं ये भी बोल सकता हूं कि शेक्सपियर इतिहास के किसी भी राइटर से अच्छा है, या फिर सचिन तेंदुलकर दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से अच्छा है। तो किसी भी के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है एनी अदर। लेकिन एक अटेंशन आपको पे करनी है, एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन लगेगा, प्लूरल नाउन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर इज बेटर देन एनी अदर राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक शब्द पे नजर मारिए, एनी अदर के साथ मैंने राइटर लिखा है, राइटर्स नहीं लिखा है। तो एनी अदर के साथ सिंगुलर लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए ये सेंटेंस देखिए, क्या इसमें कोई गलती है? सचिन इज बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। सचिन दुनिया में किसी भी बल्लेबाज से अच्छा है। सचिन इज बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि एनी अदर के साथ लगा है क्रिकेटर, ना कि क्रिकेटर्स। एनी अदर के साथ सिंगुलर लगता है, एक वचन लगता है। एक इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री को या दो सेकंड डिग्री को एक साथ मत लगाइए, सेंटेंस गलत हो जाएगा, और ये बहुत कॉमन गलती है जो लोग करते हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैनी और मच की सेकंड डिग्री क्या थी? मोर, और थर्ड डिग्री क्या थी? मोस्ट। तो इसमें मोर सेकंड डिग्री है एक तरह से, क्योंकि मैनी और मच है फर्स्ट डिग्री, मैनी और मच का सेकंड डिग्री होता है मोर, और थर्ड डिग्री होता है मोस्ट। तो मोर हो गया सेकंड डिग्री।
अब मुझे ये बताइए, क्या ये दोनों सेंटेंस ठीक हैं? मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं, आई एम मोर टॉलर देन यू। मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, आई एम मोर स्मार्टर देन यू। क्या ये दोनों ठीक हैं? अब देखिए, देखते हैं कि ये ठीक है या गलत है। इसमें टॉलर क्या है? टॉलर सेकंड डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और ये मोर क्या है? इसमें ये मोर भी तो सेकंड डिग्री है, क्योंकि मैनी और मच का सेकंड डिग्री होता है मोर। अब इसमें दो सेकंड डिग्री एक साथ लगा रखी है, यानी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि रूल ये बोलता है दो सेकंड डिग्री एक साथ नहीं लग सकती। तो इसको ठीक कैसे करूं? मोर हटा दो, इतना काफी है। आई एम टॉलर देन यू, खत्म। मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं, मोर की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आई एम मोर स्मार्टर देन यू, ये भी गलत है, क्योंकि स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्टर हो गई सेकंड डिग्री, मैनी का हो गया मोर सेकंड डिग्री, तो दो सेकंड डिग्री फिर से एक साथ लगा दी, यानी इसका आंसर होगा आई एम स्मार्टर देन यू, मोर की जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसे शब्द बताता हूं जिनके साथ सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री लग ही नहीं सकता। ना तो इनके साथ सेकंड डिग्री लगेगा, ना थर्ड डिग्री लगेगा। और वो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप जानते हो सेकंड डिग्री में यूज करता हूं दो चीजों में कंपैरिजन के लिए, और सुपरलेटिव में यूज करता हूं तीन चीजों में, यानी दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन के लिए। इन चीजों में कंपैरिजन संभव ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो गिलास है और एक गिलास कम भरा हुआ है और दूसरा गिलास ज्यादा भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, और पहला गिलास कम भरा हुआ है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्लास वन इज मोर एम्प्टी देन ग्लास टू, कि ग्लास एक पहले वाले से ज्यादा एम्प्टी है? नहीं बोल सकता, क्योंकि एम्प्टी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खाली। और जो चीज बिल्कुल खाली हो वो कम खाली और ज्यादा खाली कैसे हो सकती है? इसी तरह एम्प्टी शब्द के साथ मोर एम्प्टी और लेस एम्प्टी का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसी तरह से वैक्यूम, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे कमरे में वैक्यूम ज्यादा है आपके कमरे की बजाय? नहीं बोल सकता, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे हवा बिल्कुल ही नहीं होती। तो जहां पे हवा बिल्कुल ही नहीं होती वहां कम हवा और ज्यादा हवा का कोई सेंस ही नहीं है। इसी तरह से परफेक्ट, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा वो वाला दोस्त ज्यादा परफेक्ट है, ये वाला कम परफेक्ट है? नहीं बोल सकता, क्योंकि परफेक्ट का मतलब भी होता है जो एकदम 100% होता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट। तो उसमें कम परफेक्ट और ज्यादा परफेक्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरह ये शब्द एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनमें मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाला कम है दूसरे वाला ज्यादा है। इन शब्दों के साथ सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री नहीं लगा सकता। ये शब्द हैं एम्प्टी, वैक्यूम, सर्कुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, यानी जो शेप होती है, एवरलास्टिंग, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, सुप्रीम और इम्पॉसिबल। अब जैसे कई लोग बोलते हुए गलती करते हैं कि मेरे दो दोस्त हैं और जो दूसरे वाला है वो ज्यादा यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो दुनिया में। तो जिसके जैसा कोई दूसरा दुनिया में है ही नहीं, आप उसको उससे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? यानी यूनिक के साथ भी मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, लेस यूनिक, ये शब्द में नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आई एम मोर परफेक्ट देन रमेश, मैं रमेश से ज्यादा परफेक्ट हूं। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। मोर परफेक्ट, लेस परफेक्ट कुछ होता ही नहीं। अगला सेंटेंस, गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग देन बैड डीड्स। एवरलास्टिंग मतलब क्या होता है? जो अनंत काल तक चले। अब जो चीज अनंत काल तक चलेगी, यानी जब तक दुनिया है इंफिनिटी तक चलेगी, वो कम और ज्यादा कैसे हो सकती है? तो ये सेंटेंस भी गलत है। हां, आप ये बोल सकते हैं गुड डीड्स आर मोर लास्टिंग, लेकिन ये नहीं बोल सकते गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग। लास्टिंग का मतलब होता है जो चीज एक सीमित समय के लिए चलती है। मान लो आपके पास दो साबुन है, ये साबुन एक है और ये साबुन दो है, और साबुन एक ज्यादा लंबे समय तक काम करता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सोप वन इज मोर लास्टिंग देन सोप टू। पर आप ये नहीं बोल सकते कि सोप वन इज मोर एवरलास्टिंग देन सोप टू। इसी तरह से ये कहना भी गलत है कि माई गार्डन इज मोर सर्कुलर देन योर गार्डन। मेरा गार्डन ज्यादा सर्कुलर है, आपका गार्डन कम सर्कुलर है। कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि सर्कल की एक ही शेप होती है, उसमें कम सर्कुलर और ज्यादा सर्कुलर कुछ नहीं होता। तो ये सेंटेंस भी गलत है। इस तरह से सेंटेंस करेक्शन जब आप करें तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इसके अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि दो गिलास है मेरे पास, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस ग्लास इज मोर एम्प्टी देन द वन नेक्स्ट टू इट? नहीं बोल सकता। मोर एम्प्टी, लेस एम्प्टी कुछ होता ही नहीं है। एम्प्टी का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल। जब मैं एडजेक्टिव्स को, विशेषण को ज्वाइन करता हूं आपस में कंजंक्शन से, कंजंक्शन मतलब संयोजक, जैसे एंड, बट, ये सारे जो शब्द हैं ये कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंस जोड़ने में मदद करते हैं। जब मैं एडजेक्टिव्स को कंजंक्शन से ज्वाइन करता हूं तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री के अंदर होने चाहिए, अगर वो एक ही नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, इसमें बताइए कौन सा ठीक है। नेहरू जो थे
वो सबसे ज्यादा चतुर थे और सबसे ज्यादा नोबल थे, यानी अच्छे आदमी थे। अब इसके अंदर मैंने दो क्वालिटी बताई है नेहरू की, यानी मैं नेहरू एक ही पर्सन की दो क्वालिटी बता रहा हूं, यानी मैं एक ही नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर कर रहा हूं। दो क्वालिटी हैं, सो व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन डिस्क्राइब कर रही हैं ओनली वन नाउन या प्रोनाउन। और यहां पे नेहरू है, नेहरू क्या है? किसी का नाम यानी नाउन, तो नेहरू नाउन है। और नाउन की दो क्वालिटी क्या है? नेहरू जी क्या थे? एक तो वाइजेस्ट थे, सबसे ज्यादा चतुर थे, और दूसरे नोबल, सबसे नोबल थे। अब इसमें बीच में लगा है एंड, दो क्वालिटीज के बीच में कंजंक्शन लगा है। कंजंक्शन मतलब जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैं कंजंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, तो दोनों सेम डिग्री में होंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते नेहरू वाज द वाइजेस्ट एंड नोबलर ऑफ ऑल, क्योंकि वाइजेस्ट कौन सा डिग्री है? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट यानी थर्ड डिग्री है, जिसमें ईएसटी लगा होता है वो थर्ड डिग्री होता है। और नोबलर कौन सा डिग्री है? नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, नोबलर सेकंड डिग्री है, जिसके अंदर ईआर लगता है वो सेकंड डिग्री है। तो एक थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री को मैं बीच में एंड से नहीं जोड़ सकता, दोनों सेकंड डिग्री होनी चाहिए या दोनों थर्ड डिग्री होनी चाहिए अगर बीच में एंड लगा है तो इसमें आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नेहरू वाज द वाइजेस्ट एंड द नोबलेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नोबलेस्ट कर दिया, यानी अब नोबलेस्ट भी थर्ड डिग्री हो गई, दो थर्ड डिग्री को मैं बीच में सेम वर्ड से जोड़ सकता हूं। चलिए अब ये बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती है? शी इज प्रेटियर एंड अम्यूजिंग देन ही इज, यानी वो उस लड़के से ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा हंसी मजाक करने वाली लड़की है, यानी अम्यूजिंग है, एंटरटेनिंग है। अब इसमें मैंने बीच में एक लड़की की दो क्वालिटी बताई है कि वो प्रेटी है और अम्यूजिंग है, और दोनों के बीच में एंड लगाया है। एंड लगाया है मतलब दोनों क्वालिटी सेम डिग्री में होनी चाहिए। अब प्रेटियर कौन सी डिग्री है? प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, यानी ईआर लगाए, यानी ये सेकंड डिग्री है। और अम्यूजिंग कौन सी डिग्री है? अम्यूजिंग तो फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि अम्यूजिंग का बनता है अम्यूजिंग, मोर अम्यूजिंग, मोस्ट अम्यूजिंग। तो एक सेकंड डिग्री और एक फर्स्ट डिग्री को मैं बीच में नहीं जोड़ सकता, एंड लगा के दोनों सेकंड डिग्री होनी चाहिए। तो इसको भी सेकंड डिग्री बना दीजिए, शी इज प्रेटियर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज। इसी तरह से ये देखिए, ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन इन द रूम, वो इस कमरे में सबसे ज्यादा बेस्ट है पर्सन और सबसे ईमानदार भी है। तो यहां पे बेस्ट कौन सी डिग्री है? थर्ड डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट थर्ड डिग्री। और ऑनेस्ट कौन सी डिग्री है? फर्स्ट डिग्री, क्योंकि ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। तो यहां पे मैं कैसे ठीक करूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा ही इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन द रूम। इस फर्स्ट डिग्री को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा थर्ड डिग्री में, क्योंकि बीच में आया है एंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं फारदर और फर्दर में क्या डिफरेंस होता है। ये दो शब्द बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं दिखने में, लेकिन इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, फारदर शब्द बना फार से, और फार का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? फार मतलब होता है दूर, यानी मेरा घर बहुत दूर है, माई हाउस इज वेरी फार। फार मतलब दूर, फार से बना फारदर। यानी जब फिजिकल डिस्टेंस की बात होती है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो मैं यूज करूंगा फारदर और फारदेस्ट। लेकिन फर्दर का इस्तेमाल मैं करता हूं यह दिखाने के लिए कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा है या एक्स्ट्रा है, या ये टाइम को रेफर कर रही है या अमाउंट को रेफर कर रही है। इसको मैं कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करता हूं फार की, जिसका मतलब होता है मच। इसको उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लो दो घर हैं, ये मेरा घर है जहां मैं रहता हूं, और ये घर है घर ए, और ये घर है घर बी। ये मेरे पड़ोसियों के घर है, घर ए और घर बी। इनमें ज्यादा दूर कौन सा है मेरे घर से? ये वाला घर बी है, ये ज्यादा दूर है। तो मैं बोलूंगा, या मान लीजिए घर ए वाला ज्यादा दूर है, ये वाला घर ए है, ये वाला बी मान लेते हैं। सो ये वाला ए वाला घर ज्यादा दूर है, सो मैं बोलूंगा हाउस ए इज फारदर फ्रॉम माई हाउस देन हाउस बी, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। मान लो ये जो ए वाला घर है ये 20 किलोमीटर दूर है, और ये बी वाला घर 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं बोलूंगा हाउस ए इज फारदर, क्योंकि मैं फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, दूरी की बात कर रहा हूं। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा? अगर मैं बोलता हूं शेयर मार्केट आज और ज्यादा गिर गई, तो मैं क्या ये बोलूंगा शेयर मार्केट फेल फर्दर या फारदर? अब मैं बोलना चाह रहा हूं शेयर मार्केट और ज्यादा गिर गई, यानी एडिशनली, यानी पहले से ज्यादा, यानी किसी चीज की डिग्री दिखा रहा हूं, तो मैं यूज करूंगा फर्दर, ना कि फारदर। तो मैं बोलूंगा शेयर मार्केट फेल फर्दर एंड क्लोज्ड बिलो 2000 पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वीक। इसी तरह अगर मुझे बोलना है कि मैं आपसे आगे बात करता हूं या बाद में बात करता हूं, यानी कि हम अभी जो बात हुई है उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी एडिशनल बात आगे करेंगे,
तो आप क्या बोलेंगे? वी विल डिस्कस दिस मैटर विद यू फर्दर। इसमें आप फार्दर नहीं बोलेंगे, फार्दर सिर्फ डिस्टेंस दिखाता है, बाकी हर जगह आप फर्दर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब आपके लिए एक अभ्यास, बताइए इसमें क्या आएगा। He said that he is an expert, but nothing could be farther या further from the truth. वो मुझे कहता है कि वो एक एक्सपर्ट है, लेकिन मैं जानता हूं ये चीज सत्य से और दूर नहीं हो सकती। अब जब मैं बोल रहा हूं कि सत्य से और दूर नहीं हो सकती, कहने का मतलब वो झूठ बोल रहा है, यानी वो झूठा है। वो कहता है कि वो एक्सपर्ट है, लेकिन ये चीज और ज्यादा सत्य से दूर नहीं हो सकती, यानी वो सत्य से बहुत ज्यादा दूर है, यानी वो झूठा है। अब जब सत्य से मैं दूरी बता रहा हूं, तो ये कोई फिजिकल दूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर दूर है या 20 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं यूज करूंगा फर्दर, ना कि फार्दर। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रूल। जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे दा लगा देते हैं, तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है, यानी कैटेगरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है गरीब लोग, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई हेल्प पुअर पीपल, यानी मैं गरीब लोगों की मदद करता हूं। आई हेल्प पुअर पीपल, यहां पे पीपल क्या है? पीपल है नाउन। पर्सन, प्लेस या थिंग नाउन होते हैं, तो पीपल हो गया नाउन, क्योंकि ये पर्सन के अंदर आता है। और पीपल कैसे हैं? पीपल है गरीब, यानी गरीब हो गया एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। अब एडजेक्टिव के आगे अगर मैं दा लगा दूं, यानी पुअर शब्द है एडजेक्टिव, पुअर के आगे अगर मैं दा लगा दूंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा पुअर पीपल, यानी गरीब लोग। इसको इंग्लिश में दो तरीके से लिख सकते हो, या तो लिखो पुअर पीपल, या लिखो क्वालिटी के आगे दा लगा के दा पुअर। दा पुअर का मतलब है पुअर पीपल। सो आप ये भी लिख सकते हैं आई हेल्प द पुअर। यहां पे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है आई हेल्प द पुअर पीपल, या तो लिखो पुअर पीपल या लिखो दा पुअर। इसी तरह अगर आपको बोलना है अमीर लोग, तो या तो बोलो रिच पीपल या बोलो दा रिच, क्योंकि रिच यहां पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे जब दा लग जाता है तो वो कैटेगरी बन जाती है। दा रिच मतलब जितने भी अमीर लोग हैं वो, या तो बोलो रिच पीपल या बोलो दा रिच। इसी तरह अगर कोई इंटेलिजेंट लोग हैं, या तो बोलो इंटेलिजेंट पीपल या बोलो दा इंटेलिजेंट, एक ही बात है। चलिए अब आपके लिए एक अभ्यास, बताओ इस सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं। द रिच शुड हेल्प द पुअर्स, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर्स। अब इसमें द रिच मतलब क्या है? रिच लोग। और गरीब लोग, गरीब लोगों को लिखने का दो तरीके हैं, या तो बोलो पुअर पीपल या पुअर के आगे दा लगा दो, तो क्या बन गया? द पुअर। तो यहां पे लिखा है द पुअर्स, द पुअर्स नहीं, ये होगा द पुअर। तो आंसर होगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री होती ही नहीं है, उनमें दो डिग्री होती है, या तो पॉजिटिव या सुपरलेटिव। सेकंड डिग्री उनमें बनती ही नहीं है। ये 5 शब्द हैं ऐसे, जैसे टॉप। टॉप मतलब ऊपर, टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर, लेकिन इसमें कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। इसी तरह दिशाओं का जो ज्ञान होता है, दिशा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनमें भी या तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, सदर्न मतलब दक्षिणी, ईस्टर्न मतलब पूर्वी, वेस्टर्न मतलब दक्षिणी। तो इनके सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, जिनको बोलते हैं नॉर्दर्न का बनेगा नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न का बनेगा सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न का बनेगा ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न का बनेगा वेस्टर्न मोस्ट। इनमें सेकंड डिग्री अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, लेटर और लेटर में क्या फर्क होता है। लेटर और लेटर दोनों ही सेकंड डिग्री हैं लेट की। लेट के 2 सेकंड डिग्री बनते हैं, एक लेटर और दूसरा लेटर, और थर्ड डिग्री बनते हैं जिनको बोलते हैं या तो लेटेस्ट या लास्ट। ये हम देख चुके हैं। अब लेटर और लेटर में क्या फर्क है? लेटर मतलब होता है बाद में, और लेटर मतलब होता है बाद वाला। ये फर्क है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपसे बाद में बात करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल टॉक टू यू लेटर, यानी LATER, यानी लेटर मतलब बाद में। लेकिन अगर मैं बोलता हूं बाद वाला, तो मतलब लेटर। और ये जो शब्द है लेटर, ये फॉर्मर शब्द का एकदम उल्टा शब्द है। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस देखिए, बिटवीन कैप्टन एंड मेजर द लेटर इज द हायर रैंक। कैप्टन और मेजर ये 2 पद होते हैं सेना के अंदर, इनमें ज्यादा ऊंची रैंक कौन सी है? अब मैंने लिखा है, पहले लिखा है कैप्टन, बाद में लिखा है मेजर, और मैं बोल रहा हूं द लेटर इज द हायर रैंक, यानी बाद वाली, यानी मेजर ज्यादा ऊंची रैंक होती है, तो लेटर इज द हायर रैंक। लेटर मतलब बाद वाली, यानी मैंने 2 चीजें लिखी हैं,
पहले वाली है कैप्टन यानी फॉर्मर, और बाद वाली है लेटर यानी मेजर जो है वो ज्यादा बड़ी रैंक है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कोई चीज अंत के नजदीक है तो भी मैं बोलूंगा लेटर। फॉर एग्जाम्पल ये जो किताब है इसका जो क्लाइमैक्स है यानी किताब की जो एंडिंग है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बोलूंगा माई फेवरेट इज द लेटर पार्ट ऑफ द बुक। लेटर मतलब बाद वाला यानी एंड वाला पार्ट, और लेटर का मतलब होता है टाइम, बाद में। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी अराइव्ड एन आवर लेटर देन एक्सपेक्टेड, वो 1 घंटा लेट आई, शी अराइव्ड एन आवर लेटर। तो लेटर हमेशा टाइम दिखाता है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू लेटर, सो आई विल टॉक टू यू लेटर। अब आपके लिए एक अभ्यास, ये जो सेंटेंस है, अभ्यास से पहले एक सेंटेंस बताता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन आगरा आई सॉ द टॉम्ब ऑफ अकबर एंड द ताजमहल। जब मैं आगरा गया तो मैंने 2 चीजें देखी, एक तो देखा मैंने अकबर का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ अकबर, और दूसरा मैंने देखा ताजमहल यानी द ताजमहल। इसमें मैं कहना चाह रहा हूं, ऑल्दो द फॉर्मर इज नियर माई हाउस बट द लेटर इज माई फेवरेट। जो फॉर्मर वाला है वो मेरे घर के नजदीक है, लेकिन जो लेटर वाला है वो मेरा फेवरेट है। लेटर वाला LATTER, यानी इसमें 2 चीजें लिखी हैं, एक तो है टॉम्ब ऑफ अकबर 1 और दूसरा ताजमहल। पहले कौन सा लिखा है? पहले लिखा है टॉम्ब ऑफ अकबर, और बाद में क्या लिखा है? ताजमहल। तो फॉर्मर वाला नजदीक है मेरे घर के, यानी मेरे घर के नजदीक क्या है? टॉम्ब ऑफ अकबर या ताजमहल? मेरे घर के नजदीक है टॉम्ब ऑफ अकबर। लेकिन मेरा फेवरेट कौन सा है? द लेटर यानी बाद वाला, यानी ताजमहल मेरा फेवरेट है। सो आगरा में मैंने 2 चीजें देखी, टॉम्ब ऑफ अकबर एंड द ताजमहल। द फॉर्मर इज नियर माई हाउस बट द लेटर और ताजमहल इज माई फेवरेट। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे क्वांटिटी बता सकते हैं, क्वालिटी बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं, एज, शेप, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल और पर्पस। तो इनका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ये, इसी ऑर्डर में आपको लिखना है एडजेक्टिव्स का। सबसे पहले किसी चीज की क्वालिटी, और ये मैं तब बता रहा हूं जब एडजेक्टिव सारे प्रेजेंट हो। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एडजेक्टिव पहले लगेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक कुर्सी है और कुर्सी की 2 क्वालिटी है, एक कुर्सी लंबी है और दूसरी कुर्सी काले रंग की है। तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास ब्लैक लॉन्ग चेयर है या लॉन्ग ब्लैक चेयर है? तो क्या बोलेंगे, पहले कौन सा क्वालिटी लिखेंगे? तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ये आपको ये बताएगा पहले कौन सी क्वालिटी लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी, यानी वो चीज कितनी है या उस चीज का नंबर कितना है। दूसरा लिखते हैं क्वालिटी या ओपिनियन कैसा है, यानी वो चीज खूबसूरत है, बदसूरत है, क्या ओपिनियन क्या है आपका उसके बारे में। फिर लिखते हैं उसका साइज, फिर लिखते हैं एज, फिर लिखते हैं शेप, फिर लिखते हैं कलर, फिर लिखते हैं उसकी नेशनलिटी यानी कौन से देश की है वो, फिर लिखते हैं किस मटेरियल की बनी है, और आखिर में लिखते हैं उसका काम क्या है यानी पर्पस क्या है। सो इसको 5 मिनट लगा के अच्छे से याद कर लीजिए कौन सी चीज पहले लिखते हैं, फिर मैं क्वेश्चन का अभ्यास करवाऊंगा। अब बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। आई बॉट ए ब्यूटीफुल लॉन्ग डायमंड वेडिंग रिंग या आई बॉट ए लॉन्ग ब्यूटीफुल डायमंड वेडिंग रिंग, इसमें आंसर क्या होगा? कौन सा ज्यादा ठीक है? मैंने एक डायमंड वेडिंग रिंग खरीदी, हीरे की अंगूठी खरीदी शादी के लिए, तो शादी क्या हो गया? पर्पस। डायमंड क्या हो गया? मटेरियल। लॉन्ग हो गया साइज, और ब्यूटीफुल हो गया मेरा ओपिनियन कि वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आप ये ऑर्डर देख के आंसर डिसाइड कर सकते हैं। पहले आप क्या भरेंगे, ओपिनियन या साइज? तो पहले हमेशा ओपिनियन आता है कि कोई चीज कैसी है, तो आंसर होगा आई बॉट ए ब्यूटीफुल लॉन्ग डायमंड वेडिंग रिंग, क्योंकि पहले हमेशा ओपिनियन आता है, फिर आता है साइज, और फिर आता है मटेरियल, फिर आता है पर्पस। तो इसमें आप कोई भी सेंटेंस इस तरह से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अभ्यास कीजिए, एक चक्कू मेरी टेबल पे है और चक्कू की 2 क्वालिटी है। चक्कू लंबा है, बहुत बड़ा है, बिग है, और पैना है यानी शार्प है। तो आप कैसे लिखेंगे? अ बिग शार्प नाइफ या अ शार्प बिग नाइफ इज केप्ट ऑन द टेबल। तो पहले क्या आता है? पहले आता है ओपिनियन यानी क्वालिटी। पहले ओपिनियन और क्वालिटी आती है। तो चक्कू की क्वालिटी कैसी है कि वो पैना है, और फिर आता है साइज। तो आंसर होगा अ शार्प बिग नाइफ इज केप्ट ऑन द टेबल। अब देखते हैं एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है। देखिए अंग्रेजी में शब्द होता है ओल्ड, ओल्ड की 2nd डिग्री होती है एल्डर, और 2nd डिग्री ओल्डर भी होती है, और 3rd डिग्री बन जाती है ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। तो 2nd डिग्री एल्डर और ओल्डर बनी है और सेम शब्द की बनी है, यानी दोनों में फर्क तो जरूर होगा। तो क्या फर्क है? दोनों का मतलब होता है एज में ज्यादा, एल्डर भी और ओल्डर भी, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। और वो फर्क क्या है देखते हैं। देखिए एल्डर मतलब होता है
जब हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, जब हम मैन वुमेन यानी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एल्डर लगाते हैं, और जनरल सेंस में हम लगाते हैं ओल्डर। एल्डर का मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा उम्र में बड़ा होता है और वो सम्मान के भी लायक होता है। ओल्डर हम जनरली यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई चीज उम्र में ज्यादा है बस। और एल्डर का इस्तेमाल हम सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए करते हैं, ये आपको याद रखना है। ओल्डर का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग के लिए भी कर सकते हैं और बाकी चीजों के लिए भी कर सकते हैं। एक और डिफरेंस, एल्डर के साथ लगता है टू और ओल्डर के साथ लगता है देन। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, लाल किला इंडिया गेट से ज्यादा पुरानी इमारत है तो इसमें आप यूज करेंगे ओल्डर, इसमें एल्डर यूज नहीं करेंगे क्योंकि एल्डर तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए लगता है। यहां पे आप इमारतों की बात कर रहे हैं यानी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, सो आप यूज करेंगे ओल्डर बिल्डिंग। रेड फोर्ट इज एन ओल्डर बिल्डिंग देन द इंडिया गेट। इसी तरह से अगर आप मुझसे उम्र में बड़े हैं तो मैं बोलूंगा यू आर एल्डर टू मी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए बात हो रही है, हम दोनों ह्यूमन बींग्स हैं और एल्डर के साथ लगता है टू। सो आप ये बोलेंगे यू आर ओल्डर देन मी या यू आर एल्डर टू मी। एल्डर के साथ लगता है टू, ओल्डर के साथ लगता है देन। इसी तरह ही इज ओल्डर देन आई एम, वो मुझसे ज्यादा बड़ा है उम्र में, ही इज ओल्डर देन आई एम या ही इज एल्डर टू मी, दोनों ठीक है। लेकिन यह कहना गलत है ही इज एल्डर देन आई एम, एल्डर के साथ देन नहीं लगता, एल्डर के साथ टू लगता है। इसके अलावा एक और एल्डर का इस्तेमाल होता है। एल्डर यह दिखाता है कि कोई एज में काफी ओल्ड है और अगर वो ओल्ड है तो वो सम्मान का अधिकारी है, यानी वो एक अचीवमेंट है उसका, वो पर्सन की पोजीशन दिखाता है एल्डर। फॉर एग्जांपल वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे एल्डर मेंबर है, सो आप बोलेंगे ही इज एन एल्डर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी वो सम्मान के लायक है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते ही इज एन ओल्डर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप बोलते हैं ही इज एन ओल्डर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का कोई पुराना मेंबर है। ये नहीं दिखाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ऊंचा मेंबर है, वो सिर्फ दिखाएगा कि वो पुराना है। तो ओल्डर का इस्तेमाल हम जनरली कोई चीज सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं कि कोई चीज पुरानी है। जैसे लाल किले की इमारत ज्यादा पुरानी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लाल किले की इमारत सबसे उत्तम है। तो एल्डर का इस्तेमाल जो करते हैं जनरली उत्तम के सेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेनेटर स्मिथ इज एन एल्डर स्टेट्समैन हैविंग सर्व्ड ओवर 30 ईयर्स। सेनेटर स्मिथ 3 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, यानी वो एक एल्डर स्टेट्समैन है, यानी सम्मान के अधिकारी है। इसी तरह से द एल्डर ऑफिसर वाज ऑनर्ड बाय हिज यंगर काउंटर पार्ट्स। जो एल्डर ऑफिसर था, जो सीनियर ऑफिसर था, उसे उसके जो यंग लोग थे उन्होंने सम्मानित किया। द एल्डर ऑफिसर यूज करेंगे, द ओल्डर ऑफिसर यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं गुड और वेल में क्या फर्क है। देखिए, गुड का मतलब भी होता है अच्छा और वेल का मतलब भी होता है अच्छा, और गुड का बनता है गुड, बेटर, बेस्ट, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, और वेल का भी बनता है बेटर और बेस्ट, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो फर्क क्या है दोनों में? दोनों का मतलब होता है अच्छा। आप मान लीजिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? सचिन इज प्लेइंग गुड या सचिन इज प्लेइंग वेल, या दोनों ठीक है? तो देखते हैं कौन सा आएगा। इसके लिए मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूं, गुड और वेल में डिफरेंस कैसे करते हैं। गुड आता है संज्ञा के साथ और वेल आता है क्रिया के साथ, यानी वर्ब के साथ। सो ये है रूल, गुड आता है नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छे लोग पसंद है, आई लाइक गुड पीपल। पीपल क्या है? कोई पर्सन है, पर्सन मतलब नाउन, पर्सन, प्लेस या थिंग। सो आई लाइक गुड पीपल, गुड एडजेक्टिव का काम करता है नाउन के साथ। लेकिन वेल आता है वर्ब के साथ और एडवर्ब का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग वेल, इसमें ये वेल किसके लिए है? इज प्लेइंग। इज प्लेइंग मतलब वो अच्छा खेल रहा है, खेल रहा है यानी कोई काम कर रहा है, यानी कोई क्रिया हो रही है। क्रिया मतलब वर्ब, तो वर्ब के साथ आएगा वेल। आप ये नहीं बोल सकते ही इज प्लेइंग गुड। चलिए ये बताइए अब इसमें क्या आएगा। ही प्लेज एज गुड या वेल एज ही कुड। वो उतना अच्छा खेला जितना अच्छा खेल सकता था। ही प्लेज एज गुड एज या ही प्लेड एज वेल एज। अब वो बहुत अच्छा खेला, यानी खेला मतलब क्रिया हुई, यानी वर्ब, वर्ब के साथ आएगा वेल। सो आप लिखेंगे ही प्लेड एज वेल एज ही कुड। एक बात और, जब भी दो एज लगते हैं, दोनों एज के बीच में हमेशा 1 डिग्री यूज करोगे आप, पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे, कोई और डिग्री यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखो, बताओ क्या इसमें कोई गलती है? आई विल डू दिस प्रोजेक्ट एज बेस्ट एज आई कैन। मैं ये प्रोजेक्ट उतना अच्छा करूंगा जितना अच्छा कर सकता हूं। आई विल डू दिस प्रोजेक्ट एज बेस्ट एज आई कैन। तो ये गलत है, क्योंकि दो एज के बीच में इन्होंने लिखा है बेस्ट।
और बेस्ट कौन सा डिग्री है? थर्ड डिग्री। लेकिन दो एज के बीच में कौन सा डिग्री आता है? फर्स्ट डिग्री। तो बेस्ट का फर्स्ट डिग्री क्या है? बेस्ट का फर्स्ट डिग्री होता है या तो गुड या वेल, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि गुड आएगा कि वेल आएगा। तो गुड आएगा कि वेल आएगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये काम मैं उतना अच्छा करूंगा जितना अच्छा कर सकता हूं, यानी मैं कुछ करने की बात कर रहा हूं, यानी क्रिया की बात कर रहा हूं, वर्ब की बात कर रहा हूं, और वर्ब के साथ क्या आता है? वेल। यानी यहां पे आएगा आई विल डू दिस प्रोजेक्ट एज वेल एज आई कैन। अब देखते हैं लिटिल और फ्यू में क्या फर्क होता है। फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन के आगे और लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन के आगे। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसके लिए पहले आप नाउन वाला वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनके आगे लगेगा फ्यू, और लिटिल लगेगा अनकाउंटेबल के आगे जिन्हें हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ संतरे हैं, संतरों को तो मैं गिन सकता हूं कितने, तो संतरे के आगे क्या लगाऊंगा? फ्यू। आई हैव फ्यू ऑरेंजेस। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं उस लड़की के पास बुद्धि कम है, तो बुद्धि को तो मैं गिन नहीं सकता, बुद्धि कितनी है, तो मैं बोलूंगा शी हैज लिटिल विजडम। विजडम मतलब बुद्धि। इसी तरह से मान लीजिए आपने मुझसे कुछ पूछा कि क्या आपको इस चीज पर नॉलेज है, तो मैं कहूंगा नहीं, इस मुद्दे पर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव लिटिल नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसे मैं गिन नहीं सकता, तो मैं बोलूंगा लिटिल नॉलेज, फ्यू नॉलेज नहीं बोलूंगा। फ्यू बोलूंगा काउंटेबल चीजों के आगे सिर्फ, और लिटिल बोलूंगा अनकाउंटेबल। ये डिफरेंस है लिटिल और फ्यू के बीच में। यही सेम डिफरेंस है मैनी और मच के बीच में। मैनी यूज होता है काउंटेबल चीजों के आगे जिन्हें मैं गिन सकता हूं, और मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को गिन सकता हूं, लेकिन उसने मुझे बहुत ज्यादा आजादी दी काम करने की, तो मैं बोलूंगा शी गेव मी मच फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसे मैं गिन नहीं सकता। आजादी कितनी मुझे मिली है मैं गिन नहीं सकता, तो मैं बोलूंगा शी गेव मी मच फ्रीडम। चलिए एक सेंटेंस देखिए, वीडियो को यहीं रोक दीजिए और बताइए इसमें कोई गलती है या नहीं। सेंटेंस का मतलब है आज मैं बहुत सारी चॉकलेट और बहुत सारा दूध खरीदूंगा। आई विल बाय मैनी चॉकलेट्स एंड मिल्क टुडे। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती यह है, चॉकलेट को तो मैं गिन सकता हूं, बिल्कुल ठीक है, तो मैंने लिख दिया मैनी चॉकलेट्स, पर मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, दूध को मैं गिन नहीं सकता कि एक दूध, दो दूध, तीन दूध। हाँ, 1 लीटर दूध बोल सकता हूं, 2 लीटर बोल सकता हूं, लेकिन दूध अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं ये बोलूंगा आई विल बाय मैनी चॉकलेट्स एंड मच मिल्क टुडे। इसी तरह शब्द होते हैं अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए लग सकते हैं। या तो आप लिखिए अ लॉट ऑफ या लिखिए लॉट्स ऑफ, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज भी ठीक है, आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज भी ठीक है। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं, अब कुर्सियां तो काउंटेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं यूज कर सकता हूं अ लॉट ऑफ। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल की जा सकती है बिना डरे। चलिए आपके लिए एक अभ्यास, इसमें बताइए क्या आएगा, मैनी आएगा कि मच आएगा? एज मैनी या मच एज 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा। भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब देखिए इसमें कितने प्रधानमंत्री हैं? 4, यानी मैंने गिन लिया, यानी ये काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ क्या लगता है? मैनी। तो इसका आंसर होगा एज मैनी एज 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा। सो ये था पहला कंप्लीट चैप्टर एडजेक्टिव्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर के अंदर डिग्रीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस पे आपको बहुत ज्यादा खास ध्यान देना है। और ये चैप्टर आपको तीसरे नंबर पे देखना है। सबसे पहले आपको देखना है नाउन, फिर देखना है प्रोनाउन, फिर देखना है एडजेक्टिव, फिर देखना है एडवर्ब, फिर देखना है प्रेपोजिशन, और उसके बाद देखना है कंजंक्शन, और सबसे आखिर में देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने ये 7 चैप्टर कवर कर लिए तो आप ग्रामर में एकदम मास्टर हो जाएंगे, आपका 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं कटेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल के ऊपर